हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, और 17वीं बीपीएससी के मद्देनजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विगत वर्ष में पूछे गए बीपीएससी के द्वारा सवाल हैं, उन सभी पर हम लोग एक विशद चर्चा करते आ रहे हैं। आज उसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी जो चर्चा होती है, जो डिस्कशन होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो होते हैं नए क्वेश्चन डिस्कशन से बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन पीसीएस स्तर के परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज का सेशन फिर से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक, आइए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ठीक है, तो ये देखना है हम लोगों को कि हम लोगों से पूछा गया है कि गंगा की जो मैदान है, ठीक है, वो मैदान कितनी मोटाई तक है। तो आपको पता है कि गंगा नदी की जो मैदान है वो कई महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा सिंचित करने के दौरान इसका निर्माण हुआ है। जैसे जैसे कि सिंधु, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र, गंगा, और इन सभी नदियों की ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, ये आपस में मिलकर के निरंतर अपने जल और अवसादों से इस मैदान का निर्माण की हैं। ठीक है, तो ये मैदान जो है वो काफी मोटाई है इस मैदान की। ओल्डहम महोदय, एक ज्योग्राफर हैं, ओल्डहम, क्या नाम है उनका, ओल्डहम। ओल्डहम जो है, ओल्डहम महोदय जो है, उन्होंने बताया है कि गंगा की जो मैदान है उसकी औसत गहराई 6000 मीटर तक है। 6000 मीटर तक है। ठीक है, और कुछ ज्योग्राफर इसे 2000 से लेकर के 2500 3000 के बीच में भी इसकी औसत गहराई को मानते हैं। तो दिए गए उत्तर में ये विकल्प ए जो है वो सही होगा, 6000 मीटर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 600 मीटर, 800 मीटर और 100 मीटर काफी कम गहराई है। ये बिल्कुल उत्तर नहीं होगा आपका। आपका उत्तर होगा 6000 मीटर, ज्यादा नजदीक यही है। ठीक है, दिए गए विकल्प में जो सबसे अधिक अप्रोप्रिएट होता है हमें उसे चुनना होता है। तो ए राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। तो गंगा के मैदान के विषय में तो मैंने जब फिजिकल में क्वेश्चन डिस्कशन के थ्रू में जब हम लोग देख रहे थे हिमालय की उत्पत्ति को या हिमालय से संबंधित क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, तो हम लोगों ने वहां पे गंगा के मैदान की भी चर्चा की थी। ठीक है, ऐसे मैं एक बार चर्चा और यहाँ पर कर देता हूं। देखिए, ये है यूरेशियाई प्लेट। क्या? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है ना, उसके द्वारा इसका व्याख्या किया जाता है। और इस यूरेशियन प्लेट और यहाँ पर देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट था। ये देखिए इस तरीके से, ये प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट था ये। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का प्लेट, इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट। प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट है ये उत्तर पूर्वी दिशा की ओर गमन कर रही थी। क्या? उत्तर पूर्वी दिशा। इसकी दिशा क्या थी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा थी। ठीक, अब इसके बीच में जो है ना, एक बहुत बड़ा महासागर की तरह की संरचना थी, जिसमें बहुत सारे मलबे, अवसाद, ठीक है, नदियों के जल, उनके द्वारा लाए गए महित, गाद, सभी का निक्षेपण होता चला गया। इसी का नाम क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर इसका नाम था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये प्लेट उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती चली गई, तो इस अवसाद पे बल लगा। बल लगने की वजह से वलन की घटना घटने लग गई। क्या हुई? वलन की घटना। वलन क्या होता है? जब कोई चट्टान जो मुलायम होती है उस पर जब किसी एक दृढ़ भूखंड, ठीक है, जिसे क्रेटोजेन भी कहते हैं, जब उस पर उसके द्वारा जब बल लगाया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये चट्टान में मोड़ आने लगता है। ठीक है, चट्टान, गाद, जो भी यहाँ पे होते हैं मलबे, उस पर मोड़ आने लगता है, और इसे ही कहते हैं फेज ऑफ ओरोजेनी। क्या? ओरोजेनी का फेज है ये। ओरोजेनी क्या होता है? ओरोजेनी का मतलब होता है पर्वत निर्माण। ठीक है, ओरोजेनी, ये फेज ऑफ ओरोजेनी है। ओरोजेनी, ठीक है, ओरोजेनी का काल है ये। ठीक है, राइट, ओरोजेनी, ठीक है, ओरोजेनी।
ओरिजिनेशन, ओरोजेनी, ओरोजेनी का मतलब ओरोग्राफी एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ओरोग्राफी किस शाखा से जुड़ा हुआ है? तो पर्वतों के निर्माण की जो विज्ञान है, जो उसे जो अध्ययन किया जाता है उसे ओरोजेनी में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्वत निर्माण हुआ, तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर पर्वत निर्माण के क्रम में देखिए महान हिमालय बना, देखिए ये महान हिमालय हो गया, और ये क्या हो गया? लघु हिमालय हो गया, देखिए, ठीक है। फिर शिवालिक हिमालय हो गया, देखिए ये तीनों श्रेणियां बन गई। अब ये तीनों श्रेणियां बनने के बाद जो रेस्ट पार्ट बच गया, ये जो रेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो रेस्ट पार्ट है, ये सब पूरा यही बच गया, यही बन गई गंगा की मैदान, गंगा की मैदान, ठीक है। गंगा की मैदान विश्व के सबसे समृद्ध मैदानों में से एक मैदान है ये, और लगातार नदियों के द्वारा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो निकलती हैं उनके द्वारा, ठीक है, साथ ही साथ हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है। और सबसे महान नदी जो यहाँ से बहती है वो है गंगा, और सभी नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, और इस तरीके से इस नदी का पूरा निर्माण हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको समझ लिया होगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे, ठीक, आपको ध्यान देना है। आंसर ए आपका सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, ये दोनों जो नदियां हैं ये कहां पर मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देखिए इसका भी हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, आप देख लीजिए। ये है गंगोत्री, क्या ये है गंगोत्री, आप देखिए गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर है केदारनाथ, केदारनाथ, ठीक है। यहां पर देखिए एक यहां पर ग्लेशियर है, उसका नाम है चराबाई, चराबाई। उसके बाद फिर क्या है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यहां पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सतोपंत, ठीक है, क्या? सतोपंत, पंत, सतोपंत, ध्यान रखना है आपको ये बात। तो देखिए बद्रीनाथ जो है, ठीक है, तो बद्रीनाथ के पास से जो नदी निकलती है उनका नाम है क्या? उनका नाम है अलकनंदा, देखिए ये अलकनंदा है, राइट। ध्यान से देखिएगा, अलकनंदा। उसके बाद फिर देखिए कि जो नदी केदारनाथ से निकलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंदाकिनी, ठीक है। तो ये नदी मंदाकिनी, ठीक है। और गंगोत्री से जो नदी निकलती है वो है कौन? वो है भागीरथी। तो ये भागीरथी यहां, ठीक है। अब देखिए, अब सतोपंत ग्लेशियर से जो नदी निकली उसका नाम क्या था? उस नदी का नाम था अलकनंदा, बहुत महत्वपूर्ण नदी है अलकनंदा, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से केदारनाथ से निकलने वाली नदी का नाम मंदाकिनी, आप लोग नोट करते जाइए, मंदाकिनी। और गंगोत्री से निकलने वाली नदी का नाम क्या? भागीरथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर भागीरथी, ठीक है। और यहां से देखिए सतोपंत से जो नदी निकल रही है अलकनंदा, इसमें एक नदी आकर के मिलती है, ठीक है। यहां देखिए बाएं किनारे से उस नदी का नाम क्या है? धौली गंगा, ये देखिए क्या? धौली गंगा, धौली गंगा। आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। धौली गंगा, फिर एक नदी आकर के मिलती है, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी, 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 ठीक है। और एक नदी और आकर के मिलती है यहां पर, उस नदी का नाम क्या है? पिंडर, क्या? पिंडर। तो देखिए ये यहां पर पिंडर। अब देखिए ये सभी मिल गए। अब देखिए यहां से जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो मिलन स्थल को, संगम स्थल को क्या? प्रयाग कहते हैं। तो धौली गंगा जब मिलती है अलकनंदा से तो जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग, राइट, विष्णु, विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। और जब नंदाकिनी मिलती है जहां पर, तो उसे कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और जब पिंडर जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग, क्या कहते हैं?
कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। उसके बाद फिर मंदाकिनी जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जहां पर भागीरथी मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पे ऐसे ही जगह बच रहा है, ठीक है ना। तो देवप्रयाग, देवप्रयाग मैं बोलता भी जा रहा हूं साथ में इसीलिए देवप्रयाग। तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा, देखिए अलकनंदा और भागीरथी, तो भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग से। तो आंसर क्या सही होगा आपका, डी, देवप्रयाग। मतलब देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी नाम पड़ती है इस निर्मल धारा का, ठीक है, इस पवित्र धारा का, ठीक। तो ये पूरे, ये जितना भी आपको डायग्राम में जो भी ट्रिब्यूटरीज दिखाया गया है, ये जो भी मैप दिखाया गया है, ये सभी जो है ये हिमालयी पर्वतों के अंतर्गत होने वाली मिलन है, ठीक है। ये सब पर्वतीय मिलन है, ठीक। हिमालय के रेंज में ये सब पूरा नदियां मिल रही हैं आकर के। लेकिन जैसे ही देवप्रयाग के नीचे हम देखते हैं तो हरिद्वार से फिर गंगा नदी नीचे उतरती है और यही मैदानी भाग में प्रवेश करने का स्थल है। तो यहीं से गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। और साथ ही साथ ये पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में उतरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, इसी भागीरथी नदी पर ही यहाँ टिहरी डैम बना है, ठीक है, गढ़वाल जिले में, उत्तराखंड के, ठीक है, गढ़वाल जिले में यहाँ पर क्या बना है, टिहरी डैम। यहाँ पर एक डैम है टिहरी, टिहरी डैम भारत की सबसे ऊंचाई वाली डैम है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर, 260 मीटर, ठीक है, 260 मीटर है ये। 2006 में इसको कमीशन किया गया था, 2006 में ये कमीशन हुआ है, भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया है इसे। और ये विश्व का 13वां नंबर का सबसे ऊंचा ये डैम है, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये। तो इस तरीके से हम लोग इस डिस्कशन को देखे हैं। ओके फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट पे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अनडाउटली आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन पे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और जैसे कि महानदी है, तो महानदी की लंबाई कितनी है, 890 किलोमीटर, ठीक है, सब लगभग में है, ठीक है। गोदावरी का की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी क्या है, नदी है। हम लोग आगे के क्वेश्चन में और डिटेल में देखेंगे। गंगा नदी ये 2525 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। और नर्मदा 1312 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लंबी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा, कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो ये हो गया, आपको ध्यान देना है। तो ये पूरे डिस्कशन को आप लोग समझ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से गंगा घाटी की कौन सी उपनदी है। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि कौन सी दिए गए विकल्प में, मतलब विकल्प क्या है, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कहना, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दिए गए इस क्वेश्चन में और दिए गए इस विकल्प में ऐसी कौन सी नदी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जल को गंगा नदी में छोड़ती है, क्या वो गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात उसका जल किसी भी माध्यम से गंगा नदी में मिल जाना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है, समझना यही है। तो देखिए, अगर देखेंगे तो उत्तरी कोयल जो कि सोन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है,
और बराकर, जो कि दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपको पता है कि उत्तरी कोयल क्या है, अपने जल को ले जाकर के सोन में मिलाती है और सोन अंतिम रूप से जाकर के गंगा में मिल जाती है, और वहीं बराकर नदी दामोदर में मिलती है और दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरीके से इस सवाल का में दो विकल्प सही होंगे। तो आपका विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो आपका उत्तर ई जो है वो एकदम राइट होगा, एकदम राइट होगा। तो आप लोग इसे, आइए हम लोग डिटेल में थोड़ा देखें गंगा नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज को, पूरे सिस्टम को हम लोग देखेंगे अच्छे से। लेकिन आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अलावे भी आप लोग एटलस से मैपिंग कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एक रिवर सिस्टम ऐसा है जहां से सवाल हर साल किसी न किसी एग्जाम में ज्योग्राफी में आते रहते हैं। तो इसमें छोटे से छोटे नदी को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी सवाल जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इस तरीके से, अगर देखें तो ये गंगा नदी है और ये फरक्का डैम है। फरक्का डैम, फरक्का डैम, यहां से देखिए ये एक शाखा जो दक्षिण में होती है इन्हें कहते हैं हुगली, गंगा नदी की एक शाखा है हुगली, और ये आगे बढ़ जाती है, इसे कहते हैं हम पद्मा। ठीक है, क्या पद्मा। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है, कौन, ये रामगंगा। ठीक है, कौन है ये, रामगंगा। और फिर यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम क्या है, गोमती। गोमती के बाद देखिए यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, क्या है, घाघरा। ठीक है, कौन सी नदी है ये घाघरा है। देखिए ये नदी जो है वो घाघरा है, इसमें आकर के मिलती है शारदा या सरयू, और फिर यहाँ आके मिलती है राप्ती। ठीक है, देखना है ध्यान से आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलिए, तो आप आगे जब आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एक नदी है जो आकर के मिलती है गंगा में, गंडक। राइट, ध्यान से देखना आपको, गंडक। ठीक, उसके बाद फिर गंडक के बाद आप आगे चलिए, तो इसमें गंडक में ही एक नदी, यहाँ पर देखिए एक नदी और आकर के मिलती है ऐसे, ये है बूढ़ी गंडक। ठीक है, गंडक के बाद क्या हो गया, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद फिर आप आगे चलिए, तो यहाँ पर एक नदी आपको दिखाई पड़ेंगी, वो है कोसी। ठीक है, कोसी। और कोसी के बाद फिर सबसे पश्चिम में एक नदी आपको मिलती हुई नजर आएगी यहाँ पर, यह है महानंदा। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिब्यूटरीज को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, है ना, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक, तो अब देख लीजिए, हम लोग नाम लिख दें, तो यहाँ से उत्तरी ट्रिब्यूटरीज में ये रामगंगा। ठीक है, क्या, राम गंगा। ठीक है, मुरादाबाद शहर यहाँ पर है, देखिए मुरादाबाद एक बड़ा शहर है जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर ये क्या है, गोमती। ठीक है, गोमती पीलीभीत के पास से निकलती है, फुल्लर झील के पास से, तो ये गोमती नदी हो गई। ठीक है, इसमें एक नदी, इसकी सहायक एक नदी है, काफी चर्चा होता है इस नदी का, साई। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आइए, तो ये कौन सी नदी है, यह है घाघरा। घाघरा। ठीक है, घाघरा, जहां से घाघरा बनती है, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या, सेती। आप लोग नोट कीजिएगा, अगर ना दिखे तो आप लोग नोट करते जाइए, मैं कह रहा हूं पहला जो सबसे इधर से नदी जो स्टार्ट हो रही है, सेती। ठीक है, टीला, भेरी, ये है। उसके बाद फिर यहां से एक इनकी सहायक नदी जो है, ये है काली, इन्हें ही शारदा या इन्हें ही सरयू कहा जाता है, मिल जाती हैं। फिर यह है राप्ती। ठीक है, देखना है, यहां पर गोरखपुर एक शहर बसा हुआ है, काफी बड़ा शहर है गोरखपुर। ठीक है, लिख दूं, गोरखपुर। गोरखपुर की शोक कही जाती है राप्ती। ठीक है, बहुत तेज धारा है, सीधे हिमालय की श्रेणी से निकलती है और बाढ़ लाती है गोरखपुर में, काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी गोरखपुर है। ठीक है, पूर्वांचल में। आगे चलिए, तो फिर आगे की नदी कौन सी है, ये होगी घाघरा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए तो गंडक। ठीक है, तो गंडक में 2 नदियों का संगम है, आपको पता होगा,
एक कौन सी है, गंडकी, गंडकी, और एक नारायणी, नारायणी, ऐसे, ठीक है। और ये नदी कौन सी हो गई, गंडक, ठीक है। बिहार में पश्चिम चंपारण से ये नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ आपको पता होगा पश्चिमी चंपारण के पास से घुसती है बिहार में, ठीक है। और ये सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। ये नदी काफी महत्वपूर्ण है, राइट। भैंसा लोटन से ये प्रवेश करती है। ये बीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आ सकता है। और आकर के ये सोनपुर के आसपास ये गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो ये मिलती है, घाघरा मिलती है छपरा के पास, यहाँ मैं लिख दूं छपरा। और ये सोनपुर के पास, सोनपुर के पास ये। और फिर देखिए ये बूढ़ी गंडक है, कौन, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक है। ये कोसी है, तो कोसी की 3 उपधाराएं हैं यहाँ पर, सुन कोसी, सुन कोसी, या इसे सुत कोसी भी कहते हैं, ठीक है। और ये है अरुण, और ये तमूर कोसी, तामूर कोसी या तामूर कोसी, ठीक है। और ये महानंदा, महानंदा। तो देख लीजिए इस तरीके से ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चीजों को ध्यान से देखिए। फिर यहां से आप देखेंगे तो इसी में एक नदी और आकर के मिलती है, ठीक है। एक नदी और आकर के मिलती है, इसका नाम, इस बूढ़ी गंडक में इस नदी का नाम क्या है, बागमती, ठीक है। और देखिए यहां से एक नदी आकर के मिलती है कोसी में, थोड़ा मेरा जगह कम है, आप लोग ठीक से बनाइएगा। यह है कमला, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से देखना है। फिर हम लोग नीचे से आए, ठीक है। तो नीचे से तो आपको पता ही है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना। तो देखिए यमुना आकर के मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है, यमुना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, अब देखिए यमुना में हम लोग देखें तो यमुना की एक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये देखिए ये है क्या, चंबल, चंबल, आपको पता है यमुना। और फिर ये यमुना की सहायक नदी यहाँ पर देखिए चंबल। अब देखिए चंबल में एक नदी आके मिलती है बनास, और बनास में देखिए यहां से एक नदी आके मिलती है सिप्रा, क्या, सिप्रा। और बनास में एक नदी और आकर मिलती है यहाँ पर काली सिंध, क्या, काली सिंध। देखिए बोर्ड पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं बनाता जा रहा हूं, आप लोग बनाते जाइए साथ में, ज्यादा फायदा हुआ। काली सिंध, काली सिंध के बाद एक नदी आकर के मिलती है पार्वती, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा बना दूं। पार्वती, पार्वती के बाद आगे चलिए तो एक नदी और आकर के मिलती है, कौन सी, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती। पार्वती के बाद फिर आगे चलिए तो एक नदी आकर फिर मिलती है यहाँ पर कूनो, और कूनो के बाद एक नदी आकर के मिलती है यहाँ पर सिंध, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए एक नदी आकर के यहां से जाती है, मिलती है बेतवा, बेतवा। और एक नदी आकर के मिलती है यहां से केन, बेतवा के बाद केन। और फिर देखिए तो एक चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर बेतवा से लेकर के जितनी भी नदियां हैं ये सब क्या है, मालवा के पठार से बहती हैं। याद रखिएगा, मालवा के पठार से, मालवा के पठार से। और केवल केन एक नदी है जो यहां से बहती है, ये बुंदेलखंड के पठार से बहती है, बुंदेलखंड, ठीक है। आगे चलिए, फिर आगे देखें तो आगे एक नदी जो है वो आकर के मिलती है यहां से, ये टोन्स है, क्या, टोन्स, ठीक है, सीधे गंगा में आके मिलती है। अब यमुना की सहायक नदियां हो गई यहाँ पर। आगे चलिए, एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी जो गंगा की है, जो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना के बाद में, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है, तो देखिए वो नदी है, इस तरीके से बहती हुई आती है, ये पटना के पास में आकर के मिल जाती है गंगा में। इस नदी का नाम है सोन, सोन बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कहां से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ी से, ठीक है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये। और अमरकंटक के पहाड़ी से ही एक और इनकी सहायक नदी जो सोन की है वो निकल के मिलती है जोहिला, कौन, जोहिला,
अब देखिए आगे चलिए, यही सरगुजा जिला है, सरगुजा जिला, यहाँ से एक नदी निकलती है गोपद। देखिए ये कौन है, गोपद। अब आगे चलिए, गोपद के बाद फिर एक नदी यहां से निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण है, कन्हर। ठीक है, यहां से देखिए कन्हर, कन्हर। उसके बाद फिर देखिए यहीं से सोन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी और निकलती है, वो क्या है, ये उत्तरी कोयल। देखिए ये उत्तरी कोयल, देखिए यहां से ये उत्तरी कोयल ऐसे निकलती हुई आकर के मिल जाती है, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। ठीक है, और उत्तरी कोयल से पहले ही एक नदी और आकर के मिल जाती है, रिहंद। रिहंद ये मेन पार्ट से निकलती है, एक जगह है मेन पार्ट, ठीक है, अंबिकापुर जिले के पास में, वहीं से मतिरिंगा हिल है, मतिरिंगा हिल, वहीं से रिहंद नदी निकलती है। और उत्तरी कोयल देखिए, रिहंद नदी पे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी है। ठीक है, सोनभद्र जिले में इस पे अच्छा बहुत बड़ा एक पावर प्लांट भी स्थापित है। और यहाँ से देखिए उत्तरी कोयल ये आकर के मिल गई, तो देखिए आपके ऑप्शन में उत्तरी कोयल था, तो देखिए उत्तरी कोयल आकर के मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, पुनपुन। ठीक है, क्या, पुन पुन। फिर एक नदी और आकर के यहीं पे मिल जाती है, इस नदी का नाम क्या है, फल्गु, फल्गु। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलिए, तो यहाँ पर एक नदी आकर के मिल जाती है, यहाँ पर चल के, उसका नाम है क्या, क्यूल, क्यूल। ठीक है, इस तरीके से चीजों को याद रखना है। और देखिए यहां से आकर के मिलती है दामोदर, दामोदर, इस तरीके से है दामोदर, और इस दामोदर में ही आकर के मिलती है बराकर। ठीक है, क्या है, दामोदर, और ये क्या है, बराकर। तो देखिए दामोदर बराकर जो है आपके ऑप्शन में था, तो देखिए दामोदर के द्वारा इसका जल हुगली में अर्थात गंगा में विसर्जित होता है, मिलता है। ठीक है, जाकर के वो पानी को यहाँ पर अपना छोड़ती हैं। तो ये एक विहंगम दृश्य है, ठीक, गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरी की। तो आपके इस तरीके से देखेंगे तो सारा यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, राइट, चलिए हम लोग आगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 5। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो देखिए इसमें आपका सही उत्तर होगा 12, राइट, 12, ये फैक्चुअल है, इसको ठीक है देखना है, हम दिखा देंगे आपको अभी मैप से। फिर आपका आंसर सी हो जाएगा 12। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी अधिक लंबी है। तो आप देखिए, तो भागलपुर में जो गंगा नदी है वो 97 किलोमीटर लंबी है लगभग, और पटना में गंगा नदी जो है वो 99 किलोमीटर लंबी है। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन सेट किया गया है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर भागलपुर समझ के भी अगर टिक लगाता है तो वो अपने आप में बहुत गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है काफी, जिसमें अंतर हो उसमें, ये देख रहे हैं इतना क्लोज है, अंतर अनुमान लगाना भी थोड़ा कठिन है। तो आपका उत्तर क्या है, पटना सही होगा। ठीक है, 99 किलोमीटर गंगा नदी का यहाँ पर क्या है, फ्लो है। ठीक है, इस जिले में गंगा नदी 99 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करती हुई बहती है, और भागलपुर में 97, तो इसलिए डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अच्छा, अब हम इस पे थोड़ा डिटेल में देख लें, थोड़ा सा मैं उन जिलों को बता देता हूं आप लोगों को, तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो देखिए क्या है कि गंगा नदी प्रवाहित होती है, और उस प्रवाह के दिशा में अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें तो आपको पता होगा कि गंगा नदी बिहार में चौसा से प्रवेश करती हैं, अर्थात बक्सर जिला से प्रवेश करती हैं। ठीक है, गंगा नदी जो है वो प्रवेश करती हैं बिहार में, कहां से, तो चौसा से, और बक्सर से प्रवेश करती हैं। ठीक, तो देखें अगर आप, तो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो देख लीजिए कि यहाँ पर ये बक्सर, ठीक है, बक्सर हो गया, और फिर देखिए यहाँ पर एक जिला है सारण। ठीक है, बक्सर, सारण। फिर आप देखिए तो यहाँ पर एक जिला है भोजपुर। तो देखिए भोजपुर और सारण की सीमा गंगा नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, भोजपुर और सारण की सीमा गंगा नदी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो बक्सर, और ये हो गया सारण, भोजपुर। ठीक है,
और उसके बाद फिर आप चलिए तो यहाँ पर एक जिला है ये इसे कहते हैं हम क्या, ये है वैशाली, ठीक है, या फिर वैशाली है ये। उसके बाद फिर वैशाली के बाद आगे चलिए तो फिर यहाँ पर आगे चलिएगा तो समस्तीपुर, ठीक है, राइट, समस्तीपुर के बाद फिर आगे चलेंगे तो बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय के बाद आप आगे चलिए, नीचे से देखें तो ये क्या है, बक्सर, और ये हो गया आपका क्या, बक्सर के बाद फिर भोजपुर, और फिर ये हो गया आपका पटना। तो पटना का थोड़ी सी स्थिति पटना की इस तरीके से ऐसे है, ठीक है, पटना के बाद फिर आगे चलिए आप तो उसके बाद फिर आपको मिलेगा ये क्या, पटना के बाद आगे जब आप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लखीसराय, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे चलिए और तो उसके बाद फिर मुंगेर भी मिलेगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या था, यहाँ पर क्या था तो देख लीजिए, ये सारण, और यहाँ पर क्या था, वैशाली, फिर क्या था ये, उसके बाद क्या है, वैशाली के बाद फिर समस्तीपुर के बाद फिर क्या है, बेगूसराय। उसके बाद फिर आप चले आइए इधर थोड़ा सा तो आप खगड़िया भी आपको मिलेगा, एक जिला है, ठीक है, गंगा नदी के जस्ट किनारे। फिर क्या है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, भागलपुर के बाद कटिहार, ठीक है, इस तरीके से। अब देख लीजिए आप कितने जिले हो गए आपके मैप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले, ठीक है। और आप इसको दर्शा दीजिए तो यहाँ पर क्या है, बक्सर के बाद फिर सारण, और सारण से जस्ट नीचे आइए तो ये क्या है, सारण के बाद फिर ये आइएगा तो भोजपुर, और भोजपुर सारण की सीमा बनाती है बिल्कुल। और फिर यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, वैशाली, सारण के बाद वैशाली, और वैशाली के बाद फिर ये क्या है, ये हो गया पटना, और पटना के बाद फिर ये क्या है, समस्तीपुर, और समस्तीपुर के बाद फिर ये पटना के बाद जस्ट नीचे आप आ जाएंगे यहाँ पर तो क्या है, ये लखीसराय, और लखीसराय के बाद फिर हम ऊपर चले, फिर यहाँ पर समस्तीपुर के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बेगूसराय, फिर यहाँ पर लखीसराय से फिर आप नीचे आएंगे, मुंगेर भी है, मुंगेर, और फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे बेगूसराय के बाद जब आप देखेंगे तो खगड़िया, और फिर यहाँ से आप इसे देख लीजिए तो ये भागलपुर है ना, इंपॉर्टेंट है, और ये फिर क्या है, कटिहार। तो इस तरीके से 12 जिले हैं जो इस पर स्थित हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग जो पिछले क्वेश्चन को डिटेल में देखा है वहां पर मैंने दिखा दिया है आपको कि पुनपुन एक ऐसी नदी है जो कि फतुहा के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। सो सिंपल, उस डिस्कशन से आप लोग देखिए ध्यान से वहां पर जाकर के, तो आपके ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, गंडक नदी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन है पुनपुन, या बूढ़ी गंडक, या महानंदा, या नारायणी। तो इस सवाल का भी जवाब आपको, जो हम लोगों ने गंगा के ट्रिब्यूटरीज को और हम लोगों ने देखा है मैप के थ्रू जो बहुत अच्छे से बना करके, तो आप लोगों को वहां से क्लियर हो गया होगा कि डी नारायणी जो है नाम क्या है, गंडक नदी की है। तो क्या है कि जो भी नदियां, ठीक है, हिमालय प्रदेश से निकलती हैं, उत्तर से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं, तो अधिकतर नदियां नेपाल से आती हैं और गंगा नदी में मिलती है। खासतौर पे बिहार की जो नदियां हैं और जो यूपी की नदियां हैं वो, तो इसके वजह से क्या होता है कि उस नदी को नेपाल में कुछ और नाम से जानते हैं, और जैसे ही वो भारत में प्रवेश करती है उनका नाम बदल जाता है, राइट। तो इस रूप में गंडक नदी का नाम नारायणी है। देखिए क्या है ना कि नेपाल से निकलती है गंडक नदी, ठीक है। नेपाल में देखिए यहाँ पर क्या है, नेपाल में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर एक क्या है, पर्वत शिखर है, दो, इन दोनों पर्वत शिखरों में एक का नाम है अन्नपूर्णा, क्या, अन्नपूर्णा,
और एक ये है, ठीक है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा जो शिखर है, तो अन्नपूर्णा ही शिखर मान के चलिए कि यहीं से वो नदी निकलती है, ठीक है, ये निकलती है ऐसे, गंडक नदी यहीं से इनका उद्भव होता है, ठीक है। और फिर निकलने के बाद में क्या है कि यहाँ पर आने के बाद इस नदी की दो मतलब इस तरह से शाखा आती है, एक का नाम है गंडकी, ठीक है, और एक नाम क्या पड़ जाता है, नारायणी, ठीक है। और इस तरीके से ये नदी प्रवेश कर जाती है। तो इस रूप में आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का नाम नारायणी है, और कहीं कहीं अगर सालिग्रामी भी अगर आ जाए, सालग्रामी भी अगर आ जाए, क्या साल ग्रामी, तो भी आप लोगों को घबराना नहीं है, गंडक का ही एक नाम सालग्रामी भी है, नारायणी, सालग्रामी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चले हम लोग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती है, ठीक है, कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलती है, तो सुबनसिरी, ठीक है, बेलश्री, श्री, मानस, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो नदियां उत्तर दिशा से आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि उत्तर दिशा से आकर के मिलने वाली नदी के बारे में आपको बताना है, जो उत्तर से आकर के प्रवाहित होकर मिले, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। तो सुबनसिरी क्या है, ये उत्तर से आकर के मिलती है, ठीक है, बिल्कुल मिलती है। और मानस भी एक ऐसी नदी है जो उत्तर से आकर के मिलती है। तो दो उत्तर सही है, इसीलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आइए आप देख लीजिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है, ठीक है, आइए इसके डिस्कशन को भी देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन को मैं 2 मिनट में बस दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो एक नदी है ब्रह्मपुत्र, जो काफी महत्वपूर्ण नदी है, जो कहां से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, मानसरोवर झील के पास से। यहाँ पर क्या है, चेमा युंगडुंग, ठीक है, क्या, चेमा युंगडुंग, ये ग्लेशियर है यहाँ पर, इस ग्लेशियर से ही इस नदी की उत्पत्ति होती है। और ये नदी यहाँ से उत्पत्ति होने के बाद फिर आगे की ओर बढ़ती है, ये ऐसे बढ़ती चली आती है, ठीक है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इस पूरे तिब्बत में, ये तिब्बत में बह रही है नदी ये, ठीक है। तो तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है, सांगपू, ठीक है, ठीक है, सांगपू कहते हैं इस नदी को, सांगपू, सांगपू का मतलब क्या होता है, पवित्र, ठीक है, यारलुंग सांगपू, ओके, यारलुंग सांगपू इसे कहते हैं, मतलब क्या होता है, पवित्र। उसके बाद फिर देखिए, ये नदी यांगयाप पास के पास से, यांगयाप दर्रे के पास से ये नदी यहां से टर्न लेती है, मुड़ती है, क्या है ये, यांगयाप पास, यांग याब पास, यांगयाप पास, एकदम अच्छे से नाम याद रखिएगा, यांगयाप पास, ठीक है। और यहां से ये नदी क्या है, देखिए पहले ये नदी किधर बह रही थी, तो ये नदी पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ये नदी क्या हो गई, फिर ये मुड़ जाती है, ठीक है। और मुड़ने के बाद फिर ये ऐसे आगे आती है, और धुबरी जिले के पास से ठीक क्या होती है, ये पूर्णतः ये नदी ऐसे मुड़ती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर आकर के ये बांग्लादेश में घुस जाती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, क्या, जमुना, जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। योंगयाप पास के पास से होकर के ये इस तरह से तरीके से बहती है। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग, ठीक है, किस नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसे, दिहांग, दिहांग। अब देखिए दिहांग में एक महत्वपूर्ण नदी मिलती है आकर के, इसका नाम है दिबांग, क्या, दिबांग। और दिबांग के बाद एक और नदी आकर के मिलती है, उसका नाम क्या है, लोहित, लोहित, ठीक है, लोहित। उसके बाद फिर देखिए एक नदी आकर के यहाँ पे क्या मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ये है आकर मिलती है धनश्री, धनश्री। फिर देखिए यहाँ पर एक नदी आकर के इसमें मिलती है उत्तर से, सुबनश्री, सुबनसिरी, आप लोग बनाते चलिए, सुबनसिरी,
ठीक है। सुबनसिरी के बाद फिर आप आगे चलेंगे तो एक नदी आकर के यहाँ पे मिलती है कामेंग। क्या? कामेंग। कामेंग। फिर आप आगे आके आइए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कामेंग के बाद एक नदी और आकर के मिलती है, वो क्या है? मानस। क्या है? मानस। कैसे लिखूं मैं यहाँ पर? देखिए मानस, आप लोग समझिएगा थोड़ा, मानस, ठीक है। और यहीं पर देखिए ये कामेंग है, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है इधर से, उसका नाम है कोयली। 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 अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूं। कोयली। उसके बाद फिर देखिए आकर के मानस के बाद फिर यहाँ एक नदी मिलती है, यहाँ पर आकर के देखिए, ये मैं डॉटेड लाइन से इसको बना रहा हूं, कारण है इस नदी का नाम है संकोश। क्या? संकोश। संकोश। आप लोग मैपिंग में देखिएगा, संकोश से इधर जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां असम की हैं। असम मतलब कि ये असम राज्य की सीमा को और पश्चिम बंगाल के सीमा को संकोश नदी तय करती है। और यहाँ पर क्या है, इस तरफ क्या है, पूरे वेस्ट बंगाल की सीमा है, पश्चिम बंगाल की सीमा है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, संकोश। संकोश के बाद फिर यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है ऊपर से, ये तो इस नदी का नाम क्या है? रायडक या रायदक। क्या? मैं ऐसे कर दूं, यहां पर देखिए रायदक। आप लोग नोट कीजिए, ये अगर आप एटलस में भी देखेंगे तो इतना हौच पौच है कि पूरे एक दिन 24 घंटे भी अगर कंटिन्यू केवल मैप भी देखेंगे तो ये क्लियरिटी आपको नहीं आने वाली है। या फिर आप एक हफ्ते भी लगातार मैप देखेंगे ना तो आप फंसते रहेंगे यहाँ पर, इसीलिए ध्यान से देखिए। तो ये संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा को बांट देती है। और यहाँ पर जस्ट उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है रायदक। रायदक के बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण नदी यहाँ पे आकर मिलती है, तोरसा। क्या? तोरसा। TORSA, तोरसा। और तोरसा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी यहाँ पर है, उसका नाम है कालजनी। ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं, पूछे हुए सवाल हैं। क्या है और मैं कहा लिखूं इसे? देखिए यही मैं लिख देता हूं, काल जनी। काल जनी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण नदी आकर के यहां मिलती है, उस नदी का नाम है जलडाका। क्या? जल डाका, ठीक है, जलडाका। और फिर एक नदी आकर के यहां मिलती है, उस नदी का नाम है तीस्ता। क्या? तीस्ता, राइट। और यहां पर देखिए, यहां पर मणिपुर एक राज्य है, आपको पता ही है, ठीक है। कौन सा राज्य? मणिपुर। तो मणिपुर से एक नदी, देखिए मणिपुर की पहाड़ी है, यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बराक, नॉट बराकर, बराक। और ये बराक नदी ऐसे बहती हुई, ऐसे होती हुई, और ये आकर के ये असम से, ये देखिए बराक नदी है। कौन सी नदी है ये? बराक नदी। असम में इसे क्या कहते हैं? सूरमा। असम में क्या कहते हैं इसे? सूरमा नदी। और इसी नदी को जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो मेघना कहा जाता है। क्या? मेघना। इसे क्या कहते हैं? मेघना। और यही मेघना जब पद्मा और जमुना के संगम, पद्मा और जमुना के मिलने के बाद उस नदी का नाम क्या पड़ता है पश्चिम बांग्लादेश में? पद्मा। और जब पद्मा में आकर के ये मेघना मिलती है तो पूरे धारा को क्या कहते हैं हम? मेघना, ठीक है। बहुत कम जगह इस बात का क्लियरिटी आपको मिलेगा। कई यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत सारे बड़े संस्थान के मैं शिक्षकों की बात करता हूं, जिनका मैंने खुद भी देखा है, तो वो क्या है कि वो यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल वो पद्मा और जमुना को मिलाकर के ही मेघना बना देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मणिपुर हिल के पास से एक बराक नदी निकलती है, उसे असम में सूरमा कहते हैं। और फिर वही नदी जब आकर के बांग्लादेश में प्रवेश करके पद्मा में मिलती है तो मेघना पूरे जलधारा का नाम पड़ जाती है, क्योंकि बराक नदी को ही बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी, ठीक है, किस नदी को कहते हैं? ठीक है, तो किस नदी को इस नाम से जाना जाता है? तो आपको अभी मैंने तो बता ही दिया, सांगपो, ठीक है, उसी को जंगबो लिख दिया गया है, ठीक है। तो यारलुंग जंगबो कहिए या यारलुंग सांगपो कहिए। तो इस नदी को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, तो आपका उत्तर सी राइट होगा। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन कहता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का उद्गम स्रोत है वो है। ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास से पूछा जा रहा है उद्गम स्रोत। ठीक, तो ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलुज, सी सिंधु या डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो क्या है कि आप देखिए, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि देखिए हमारे प्यारे भारत का जो मैप है उसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको काफी यहां से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से जब आप देखते हैं ना ऐसे, तो देखिए ये तिब्बत का क्षेत्र है और यहीं पर क्या है, मानसरोवर झील है। ठीक है, यहीं पर एक मानसरोवर झील है। देखिए मानसरोवर झील के पास से ना, यहाँ पर क्या है कि मानसरोवर झील के पास से मैंने आपको बताया था कि चेमा युंगडुंग के पास से एक ग्लेशियर है। जस्ट इसके बगल में, यहाँ पर मानसरोवर झील के जस्ट बगल में चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है। यहीं से कौन निकलती है, यहीं से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र। कौन, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र निकल गई। और फिर यहीं से क्या है कि यहाँ पर बुखारचू, एक यहाँ पर क्या है, मानसरोवर जो झील है उसके जस्ट थोड़ा सा उत्तर में, ठीक है, या फिर उत्तर पश्चिम के पास में यहाँ पर एक ग्लेशियर है। यहाँ पर उस ग्लेशियर का नाम क्या है, बुखारचू। मैं लिख दूं तो देखिए बुखारचू ये ग्लेशियर है। यहां से क्या है, हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु निकलती है इस तरीके से। ठीक है, जो लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हुई प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये बुखारचू ग्लेशियर हो गया। और फिर यहीं से देख लीजिए, यहीं पर एक मानसरोवर झील के पास से ही यहीं बगल में एक राकस ताल है। ठीक है, राकस ताल के पास से ही यहाँ से एक नदी हमारी निकलती है ऐसे, ये, और ये बहती हुई यहाँ पर आकर के सिंधु की सहायक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण, सतलज। कौन, सतलज, सतलज, सतलुज, सतलज, कुछ भी कहिए, ये निकलती है। जो सिपकिल्ला पास से, देखिए मैंने पास भी बना दिया यहाँ पर, सिपकिल्ला पास से, क्या, सिपकिल्ला पास से प्रवेश कर जाती है भारत में। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे उपयुक्त सभी उत्तर डी सही होगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु तीनों मानसरोवर झील के आसपास से ही उद्गमित होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन के PYQ के डिस्कशन को हम यहीं पे रोकेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर ये बहुत अच्छा लगता है ये पूरे तरीके से डिस्कशन, ठीक है, PYQ का, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड, फिर से हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बाकी के जो भी ट्रिब्यूटरीज और जो भी नदियां हैं महत्वपूर्ण, उनके विषय में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।